तो भारत में शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव खास तौर पर कक्षा 9 के छात्रों के लिए है, जो 2026-27 के सेशन से लागू होगा। और देखिए, ये सिर्फ किताबों के कुछ चैप्टर बदलने जैसा नहीं है। नहीं, ये सीखने और सिखाने के पूरे तरीके को एक नई शक्ल देने की तैयारी है। तो चलिए सीधे बात करते हैं और समझते हैं कि ये नई रूपरेखा आखिर है क्या। इस पूरे बदलाव के पीछे की जो सोच है वो इस एक लाइन में छिपी है। मकसद अब सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं रह गया है। असल मकसद है ऐसे नागरिक तैयार करना जो जिज्ञासु हों, जिनके अंदर कुछ नया करने की चाह हो और जो अपने आसपास की दुनिया को एक क्रिटिकल नजर से देख सकें। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी लक्ष्य है ना? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये सीखने का एक बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट है और इसकी नींव रखी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के सिद्धांतों पर। इस नई रूपरेखा का जो मूल मंत्र है वो है रटने की आदत से छुटकारा पाना। अब जोर इस बात पर नहीं होगा कि कितना याद किया, बल्कि इस बात पर होगा कि कॉन्सेप्ट्स को कितनी गहराई से समझा। मतलब अलग अलग विषयों के बीच का कनेक्शन पहचानना और एक होलिस्टिक यानी कि एक पूरा एजुकेशनल एक्सपीरियंस हासिल करना। तो सवाल यह है कि क्लासरूम में यह बदलाव आखिर दिखेगा कैसे? इसका जवाब एक शब्द में है, योग्यता यानी कॉम्पिटेंसी। नए सिलेबस का पूरा ढांचा इसी एक विचार पर टिका है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये तुलना देखिए, पुराने और नए तरीके का फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक तरफ है पुराना तरीका, यानी बस तथ्यों को रट लेना, और दूसरी तरफ है ये नया नजरिया जो कहता है कि उस ज्ञान को असल जिंदगी की सिचुएशन में इस्तेमाल करना सीखो। ये पैसिव लर्निंग से एक्टिव लर्निंग की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो सबसे जरूरी बात यह है, योग्यता आधारित शिक्षा में कामयाबी इस बात से नहीं नापी जाएगी कि किसी को कितना याद है, बल्कि इस बात से नापी जाएगी कि वो जो जानता है उसका इस्तेमाल करके क्या कर सकता है। पूरा फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग और ज्ञान के प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर है। ये टेबल दिखाती है कि ये बदलाव अलग अलग सब्जेक्ट्स में कैसे लागू होगा। जैसे साइंस में फोकस सिर्फ फैक्ट्स याद करने से हटकर खुद जांच पड़ताल और एक्सपेरिमेंट करने पर जाएगा। मैथ्स में रटे रटाए तरीकों से सवाल हल करने के बजाय लॉजिकल सोच पर जोर होगा, और सोशल साइंस में सिर्फ जानकारी दोहराने के बजाय सबूतों का विश्लेषण करने पर ध्यान दिया जाएगा। ये बदलाव सिर्फ पढ़ाने के तरीके में ही नहीं है, पूरे करिकुलम को भी नए सिरे से डिजाइन किया गया है। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल, आपस में जुड़ा हुआ और भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ बनाया गया है। अब सब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं पढ़ाए जाएंगे, नए क्रॉस कटिंग थीम्स उन्हें एक साथ जोड़ते हैं। जरा सोचिए, एक साइंस की क्लास में छात्र प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमी के बारे में सीख रहे हैं और फिर उसे मॉडर्न स्पेस साइंस से जोड़ रहे हैं। मतलब सीखना हमारी अपनी विरासत और इंडियन नॉलेज सिस्टम से जुड़ा होगा, लेकिन साथ ही दुनिया भर के विचारों के लिए भी खुला रहेगा। यहाँ कुछ मजेदार उदाहरण हैं। गणित में छात्र ब्रह्मगुप्त के सूत्र के बारे में जानेंगे। विज्ञान में वे आचार्य कणाद के परमाणु के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसे हम आज एटम कहते हैं। ये कोशिश है आज के ज्ञान को भारत की हजारों साल पुरानी बौद्धिक परंपराओं से जोड़ने की। जाहिर है छात्रों और पेरेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, अच्छा तो इस नए सिस्टम में बच्चों को परखा कैसे जाएगा? एग्जाम्स का क्या होगा? तो सुनिए, एग्जामिनेशन सिस्टम में भी एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। सबसे बड़े बदलावों में से एक आ रहा है गणित यानी मैथ्स में। यहाँ एक नई 2 लेवल की एग्जामिनेशन प्रणाली शुरू की जा रही है। इससे छात्रों की अलग अलग दिलचस्पी और काबिलियत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो ये काम कैसे करेगा? देखिए, एक होगा प्रोफिशिएंसी लेवल का एग्जाम जो सभी के लिए जरूरी होगा। इससे ये पक्का होगा कि हर किसी को बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। फिर उन छात्रों के लिए एक ऑप्शनल एडवांस्ड लेवल का पेपर होगा जिनकी मैथ्स में गहरी रुचि है और वे खुद को और ज्यादा चैलेंज करना चाहते हैं। ये चार्ट दोनों लेवल्स के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। प्रोफिशिएंसी लेवल में करीब 25% सवाल ही मुश्किल होंगे, लेकिन एडवांस लेवल में करीब 60% सवाल कठिन होंगे। ये सवाल विषय की बहुत गहरी समझ को परखने के लिए ही बनाए गए हैं। तो इन सभी बदलावों को जब हम एक साथ देखते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये सब मिलकर सीखने के भविष्य के लिए एक बड़े और साहसी विजन का हिस्सा हैं। आखिर में ये सिर्फ एक नया सिलेबस नहीं है, नहीं, ये शिक्षा को देखने का एक बिल्कुल नया फलसफा है। इसका मकसद छात्रों को वो स्किल्स देना है जिनकी उन्हें आज की दुनिया में सच में जरूरत है। क्रिटिकली सोचने की ताकत,
मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत और लगातार सीखते रहने और बदलते वक्त के साथ ढलने की क्षमता। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर शिक्षा का फोकस क्या सोचना है से हटकर कैसे सोचना है सिखाने पर चला जाए, तो ये किसी छात्र के सीखने के साथ उसके पूरे रिश्ते को कैसे बदल सकता है। ये इस पूरे सुधार के दिल में छिपा एक बहुत ताकतवर सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। All right, let's talk about a huge change coming to education in India. Starting in 2026, the entire experience for Class 9 students is getting a complete overhaul. Seriously, forget what you think you know. We're talking about a massive shift in what's taught, how it's taught, and even how it's tested. This isn't just some small tweak, it's a total redesign of the learning journey from the ground up. You know the feeling, right? We've all been there. Those late nights just memorizing dates, formulas, definitions, all for that one big test. You learn it, you write it down, and then a week later, poof, it's gone. Well, that exact cycle of cramming and forgetting is precisely what this new framework is designed to stop. The whole focus is shifting away from what you could call rote memorization and moving towards something much, much deeper. We're talking about genuine understanding. So, what's the master plan for this huge overhaul? Well, it all comes from the National Education Policy of 2020, which is completely shaking up the structure of school education. So, let's just quickly break down what that new structure is going to look like. Okay, so the old 10 plus 2 system is officially out. In its place, we've got this new 5 plus 3 plus 3 plus 4 design. And here's the key part for our discussion. Grade 9 is now the official beginning of that final 4-year secondary stage. You can kind of think of it as the launch pad for a much more connected journey through high school. So, what does this actually change for a student on any given day? Well, the first big shift is in the classroom experience itself. It's all about moving from being a passive listener to becoming an active participant in your own education. This slide really nails the difference. We're shifting away from a model where a teacher basically pours information into your head and moving towards one where students are guided to discover concepts for themselves. The goal isn't just knowing what something is, but truly getting the why behind it. So, how does this actually work? Well, imagine classrooms just buzzing with questions, where students are the ones leading the inquiry. Picture more hands on science experiments, more creative projects, and a lot more teamwork to solve real world problems. It's about doing the subject, not just reading about it in a book. And this new way of teaching leads us straight to the second huge idea. The very goal of education is changing. It's becoming less about just collecting a database of facts in your head and more about building a toolkit of skills you can actually use in a real world. This whole thing is built on a core idea called competency-based learning. So what is that? In simple terms, it just means that education is measured by what a student can do with their knowledge. Can you take a science principle and apply it to a real problem? Can you use a math concept to make sense of a real life situation? That is the new measure of success. This table makes the idea perfectly clear. Just look at the left column. The big, broad aim is to explore the living world. Okay, great. Now look to the right. The specific, measurable skill, the competency, is being able to explain the role of cellular components. See the difference? It's about turning general knowledge into a concrete, provable skill. Now, I know what you're thinking. If you change how you teach, you have to change how you test, right? Of course. The entire way we do assessments is being rethought to finally move beyond those stressful, memory-based exams of the past. Let's use mathematics as an example. The new system is bringing in a 2-level assessment. First, there's the mandatory proficiency level. This is to make sure everyone has a solid grasp of the core concepts. But then, for students who really love math and want to push themselves, there's an optional advanced level, which is all about deep, complex problem solving. Now for that main proficiency exam, the one everyone takes. The difficulty is really balanced. You can see half of it is medium difficulty. It's not designed to trick you, it's designed to fairly see if you understand the essential ideas. But now compare that to the optional advanced exam. Whoa, a full 60% of the questions are rated as difficult. This sends a really clear signal. This level is for students who are genuinely passionate and want to wrestle with tough, unfamiliar problems. The goal is to give them a real challenge, not an impossible test. So, when you put all of this together, the new classrooms, the new goals, the new exams, what's the ultimate vision? Why does all of this actually matter? You see, the end goal here is so much bigger than just passing subjects.
It's about helping to shape a whole person. It's about developing a scientific temper, the ability to think critically, to be creative, and to solve complex problems. It's about building responsible citizens who understand their values and, this is so important, who become lifelong learners, staying curious about the world long after they've left school. And this quote from the syllabus draft just perfectly captures the whole vision. It's not just about churning out the next generation of specialists. The real goal is to nurture well rounded people who can think for themselves, engage with the world in a responsible way, and make a real contribution to society. This is one of the biggest educational reforms in decades, and it really all boils down to one powerful question. As we empower a whole generation to move beyond just memorizing facts and towards real understanding and application, what kind of future will they have the tools to build?